आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की हवाएं जोर पकड़ रही हैं। या कह लीजिए कि काइट फ्लाइंग हो रही है, पतंग उड़ रही है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने दरअसल ये दावा किया कि 10 अगस्त तक महाराष्ट्र का सीएम बदल जाएगा और अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। उनका दावा और दावे के पीछे की सारी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में पेच चल इस बात को लेकर अभी भी लग रहा है फंसा हुआ है कि एनसीपी का रुख क्या होगा। एनसीपी यानी शरद पवार साहब के हिस्से में जितनी बची कुची एनसीपी है। पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कुर्सी से हटेंगे, 10 अगस्त तक अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये उनका दावा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सोर्स का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी खबरें हैं। और उनका कहना यह है कि चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो है वो एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों के ऊपर लटक रही है और मजबूरन बीजेपी के स्पीकर भले ही हों, लेकिन फैसला वहां करना पड़ेगा, उनके खिलाफ फैसला आएगा। और अब जो डील हो रही है वो डील ये है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दूसरा दावा देवेंद्र फडणवीस ने इसका काउंटर करते हुए कहा, शिंदे सीएम है, शिंदे सीएम रहेंगे, गठबंधन मजबूत है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आया, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें छपी जिनमें बाकायदा यह बता दिया गया कि किस फॉर्मूले पर बात हो रही है, फॉर्मूले में सेंटर में कौन सी बर्थ मिलनी है, कितनी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पद मिलने हैं और मुख्यमंत्री कैसे बदला जाना है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन इस पर हमारे पास पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस दोनों का बयान है, आप पहले वो सुनिए। The Shinde group can escape disqualification because they have clearly violated the 10th schedule. They are not merged with another party, so they stand disqualified, and the position of chief minister will become vacant either around 10th August or any time before that, beginning tomorrow. Now, interestingly, the chief minister went and called on the prime minister with his family. Normally, these visits happen immediately after he is appointed. This visit happening after 1 month, after 1 year of his working as a chief minister, has raised eyebrows. It indicates, it smells of farewell. देखिए, आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे कितने भी अटकलें लगाए, तब भी जिस समय हमने महायुति तैयार की, उस समय महायुति के तीनों पार्टियों के तीनों नेताओं के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे मन में ये स्पष्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अजीत दादा के मन में स्पष्ट है और शिवसेना के नेता शिंदे जी स्वयं मुख्यमंत्री है। तीनों के मन में इस बात की स्पष्टता है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। महायुति के सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं, कोई अपने मन में कंफ्यूजन न रखे और अपोजिशन भी कंफ्यूजन तैयार करने का प्रयास करे तो समझ लीजिए वो पतंग उड़ा रहे हैं, उनकी पतंग कट जाएगी। ये देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा बड़ा ठोक के किया और कहा कि ये पतंग ही उड़ाई जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों ये सब अटकलें चल रही हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि अयोग्यता पर फैसला आना है शिंदे साहब के ऊपर, उनके साथी विधायकों के ऊपर। अजीत पवार खुलकर कह चुके हैं कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और अभी मुलाकात हुई थी एकनाथ शिंदे की सब परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये किस्म का फेयरवेल था, ये विदाई तस्वीर थी जो उनकी सामने हमें देखने को मिली है। अब जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो आपको हम बता देते हैं। ये खास तौर पर कुछ एनसीपी में हो रहे घटनाक्रम को जानने वाले पत्रकार हैं, वो इस बारे में आगे बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि शरद पवार साहब दरअसल अब सरेंडर करने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है, अजीत पवार का भी और पार्टी में बचे कुछ नेताओं का भी, कि अब आप भी बीजेपी के साथ ही चले जाएं तो बेहतर है। और सुप्रिया सुले का भविष्य भी उनको देखना है। ऑफर यह है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, केंद्र में 2 मंत्री पद अजीत पवार शरद पवार चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और उन्होंने एक टीम बनाई, जिस टीम को यह जिम्मा दिया गया था कि वो बीजेपी से आगे चर्चा करें। इस टीम में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी एनसीपी के, जो शरद पवार के में से हैं। और उनका कहना यह है कि ये चर्चाएं हो रही हैं बीजेपी के साथ और पहली शर्त उसमें यह है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
अब इस दावे में कितनी हकीकत लगती है प्रदीप जी आपको कि अजीत पवार को तुरंत मुख्यमंत्री बनाओ, सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाओ और शरद पवार इधर आ जाएंगे और बीजेपी के लोग डफली बजाएं। उसके बाद तो ये बचेगा, मतलब हिमालय पर चले जाए संन्यास लेके। सबसे बड़ी पार्टी जो है उसका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। एकनाथ शिंदे इसलिए बने कि वो सरकार लेकर आए थे और वो उद्धव ठाकरे की पार्टी लेकर आए थे। तो इसलिए जो है एकनाथ शिंदे को हटाकर, और जो पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं दरअसल उसका खंडन पहले ही वहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर कर चुके हैं। उनका सारा गणित ये कैलकुलेशन ये है कि मई में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था फैसला करने के लिए। स्पीकर ने कहा कोई अदालत स्पीकर को टाइम बाउंड फैसला करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है ऐसा कोई आदेश, कम से कम मैंने जो फैसला पढ़ा है उसमें तो कहीं नहीं है। तो ये मैं तय करूंगा कि कितने समय में दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। तो ये सारा कुछ इस पर निर्भर, मतलब जो अटकल है, मतलब पृथ्वीराज चौहान इस समय भविष्यवक्ता हो गए। 2 भविष्यवाणियां की है, एक तो जो है शिंदे चले जाएंगे और दूसरी भविष्यवाणी है कि पवार साहब नए सिरे से पार्टी खड़ी कर लेंगे। तो अब उनकी इस बात से ही पता चलता है कि दूसरी भविष्यवाणी तो उनकी जो है बेकार हो गई। तो शरद पवार क्या फिर से आएंगे? देखिए नीतीश कुमार बेकार जो है पलटू राम के रूप में बदनाम है, शरद पवार उनसे बड़े पलटू राम है। वो आ सकते हैं, उनके सामने सिर्फ एक एजेंडा है, बेटी को एस्टेब्लिश करना, उसका पॉलिटिकल करियर। उनको मालूम है अजीत पवार के जाने के बाद सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती है। तो ऐसे में पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा सुप्रिया सुले का। तो वो समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो समझौता करेंगे तो उनकी शर्त होगी कि अजीत पवार जो है मुख्यमंत्री होंगे। मतलब ये बहुत दूर की कौड़ी है और बीजेपी इसको मान लेगी। अजीत पवार 6 महीने 8 महीने तक नहीं आ पाए, उसका कारण एक ही था, बीजेपी के लोगों का मानना था कि उनके साथ बहुत बैगेज है, उन पर इतने आरोप हैं, उनको लेने में हमको मुश्किल है, उसका हमको नुकसान होगा। तो अब वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई उसमें लगा कि वोट का फायदा ज़्यादा है, परसेप्शन का नुकसान जो है उसकी भरपाई हो सकती है। देखिए प्रदीप जी, ऐसा ये जो खबर चली महाराष्ट्र से, 2 धुरियों पर खबर चल रही है, 2 एक्सिस हैं इसकी। एक तो जो कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं, या तो ऐसा लगा उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने हवा में एक दिन आकर के ये बात कह दी कि मैं आपसे कह रहा हूं 10 तारीख से पहले मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। दूसरा एक्सिस इसका ये है, शरद पवार साहब के कैंप, आप कह रही है शरद पवार कैंप, उनके जो कुछ लोग नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने इन खबरों को हवाएं दी कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकायदा खबर छपी है अखबार में कि शरद पवार ने, मैंने जो 4 नाम बताए, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बीजेपी के साथ बात बढ़ाने के लिए शरद पवार ने बनाई। और अभी अजीत पवार 3 बार मिले हैं, बाकी सारे उनके जितने उनके साथी हैं वो सब लोग, जितने विधायक गए सब लोग शरद पवार से जाकर के मिले, उनके पैर भी पकड़े, ये भी खबर आई बाहर। और उसमें शरद पवार ने कहा कि ठीक है आप लोग बात कीजिए। रिटर्न खबर में है, बारामती का भी हवाला है कि शरद पवार की अब आयु को देखते हुए उनसे यह अपेक्षा करना कि मौजूदा माहौल में वो अजीत पवार के सामने पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे, यह मुमकिन नहीं लग रहा है। बेटी के भविष्य का भी सवाल है और बारामती में अजीत पवार का बड़ा होल्ड है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है और मेरी पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाता है तो मैं विचार कर सकता हूं। नहीं, मुझे लगता है वो खबर तो मैंने नहीं पढ़ी, इस खबर की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या जयंत पाटिल या किसी का कोर्ट है कि इस तरह कमेटी बनाई गई? कोई कोर्ट नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ खबर प्लांटेड है वो, और वो अजीत पवार के कैंप से प्लांट की गई है। देखिए जो मेरा पत्रकारी अनुभव कहता है, अजीत पवार के कैंप से बिल्कुल, क्योंकि उनके लोग खुले बोल रहे हैं इस चीज को, ये इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये काइट फ्लाइंग वहां पर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र में, वो कई उसके किंतु परंतु दांव पेच हैं। वो अजीत पवार वर्सेस शरद पवार भी है, अजीत पवार वर्सेस शिंदे भी है, शिंदे वर्सेस फडणवीस भी है, बीजेपी वर्सेस, ये सब। अब पृथ्वीराज चौहान जी कूद पड़े। अब पृथ्वीराज चौहान या तो कोई फार्मूला ऐसा बताएं कि क्या फिर से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब आ जाएंगे और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या ऐसी कोई असंभव संभावना दिखती है क्या कि शिंदे साहब भी आ जाएं या उनके लोग आ जाएं और एनसीपी पूरी एक हो जाए और कांग्रेस सपोर्ट कर दे? ऐसा तो हमें तो दिखता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और आज की तारीख में मुझे नहीं लगता
कि एकनाथ शिंदे को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश बीजेपी करेगी, और खास करके जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले परिवार के साथ, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ एक सहृदय और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके उनको पूरा समय दिया, तो और उनका विश्वास पूरा हासिल है प्रधानमंत्री का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वहां पर, और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अगर सत्ता परिवर्तन ही करना होगा तो बीजेपी क्यों नहीं मुख्यमंत्री का दावा करेगी, अजीत पवार क्यों बनेंगे? जो अजीत पवार तब आए जब शिंदे मुख्यमंत्री हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया है, और आप आते ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? अगर बीजेपी को परिवर्तन ही करना होगा तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो आपका मानना है कि ये अजीत पवार ये माइंड गेम खेल रहे हैं? मुझे ये माइंड गेम पूरा है। वो एक तरफ शरद पवार को डाउटफुल करना चाहते हैं इन द रैंक्स ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ बीजेपी पर भी एक दबाव, शिंदे पर एक दबाव बना रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। नहीं, अगर ये प्लांटेड खबर है तो फिर तो खबर लिखने वाले ने, मुझे लगता है कि बड़ी निष्ठा के साथ खबर लिखी है। नहीं, क्योंकि उसके अंदर महाराष्ट्र में बहुत से पत्रकार हैं जिनकी निष्ठाएं पवार परिवार से बहुत ज्यादा है। पवार को वो लार्जर देन लाइफ जो है वो दिखाने की हमेशा कोशिश होती है। वही लोग चला रहे हैं कि पवार साहब देखिए कैसे पार्टी फिर से खड़ी कर देंगे, और कैसे अघाड़ी को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं, तो अघाड़ी के महायुति को, महायुति को कैसे डिस्टर्ब कर देंगे। ये शरद पवार के बारे में ये जो बातें होती हैं, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर यहां तक जाना कि शरद पवार ने कमेटी बना दी है साहब, और उसमें अजीत पवार, अभी भी कमेटी शरद पवार ही बना रहे हैं और वो अपॉइंट अजीत पवार को कर रहे हैं। अजीत पवार, उसमें अजीत पवार भी है, प्रफुल्ल पटेल भी है, सुप्रिया सुले भी है, जयंत पाटिल भी है। और तो और खबर में यहां तक मेंशन्ड है कि ये बीजेपी से बातचीत का हिस्सा था या उसका असर था कि शरद पवार से कहा गया कि आप बेंगलोर मत जाइए। याद कीजिए उस वक्त बड़ी खबर चली थी कि बेंगलोर नहीं जाएंगे, पहले दिन वो नहीं भी गए थे। खबर ये कहती है कि शरद पवार पहले दिन नहीं गए, अगले दिन गए। ये भी उसका हिस्सा था कि ठीक, मैं कुछ फीलर्स देना चाहता हूं बीजेपी को। दूसरा, सुप्रिया सुले को भी जाना था, सुप्रिया सुले नहीं गई कि डील ब्रेकर ना हो जाए। नहीं देखिए, नहीं, उसमें एक चीज और जोड़ लेनी चाहिए थी कि अजीत पवार और जयंत पाटिल गले मिले असेंबली के बाहर। नहीं, असली बात जो है, जो अभी प्रदीप जी ने कही, मैं इसको जानता भी हूँ, कुछ लोगों का नाम भी जानता हूँ। जब पिछली बार भी ये सब हुआ था तो बाकायदा उन्होंने बाकायदा अपना मीडिया इंस्टीट्यूशन बना लिया। शरद पवार ने जब वो पार्टी टूटी थी और फिर जुड़ गई थी तो बाकायदा वो इसी वजह से बड़े पत्रकार बन गए कि उस घटना की उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की। ऐसे 2 पत्रकार हैं मुंबई के, अब उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो मुंबई में सुन रहे होंगे वो सब उनको पहचान रहे हैं। बाकायदा उन्होंने उसी के लिहाज से फिर बताया कि कैसे पवार साहब पूरे देश की राजनीति गवर्न करने वाले हैं। निश्चित तौर पर शरद पवार गुणागणित, जोड़ तोड़, साम दाम, दंड भेद, बाहुबल, धन बल, इसके बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन भैया अब उनका युग खत्म हो चुका है, और मैं तो ये मानता हूं कि ये अजीत पवार खेमे ने करवाया होगा, ये भी संभव है, लेकिन शरद पवार खेमा भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए करवा सकता है। और यहां जो सबसे बड़ी चीज है, जो देवेंद्र फडणवीस जिस स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं, न इस स्पष्टता के साथ शिंदे बोलने की स्थिति में है, न अजीत पवार बोलने की स्थिति में। वो कह रहे हैं कि हम जब तीनों बैठे तो हम तीनों स्पष्ट थे। उसके आगे वो कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मैं इसका भरोसा देता हूं। ये कहने की ताकत आज महाराष्ट्र में किसी और के पास नहीं है। और जो शिंदे मिले हैं प्रधानमंत्री से, जो बीजेपी की तरफ से खबरें हैं, वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंदे को अभय दान दिया है, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, किसी भी तरह की अफवाह में मत आइए, आप काम कीजिए, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। और अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, 2024 लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण, उसमें 24 के पहले कोई परिवर्तन मोदी चाहेंगे ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो तस्वीर भी स्क्रीन पर ले लीजिए जरा, शिंदे साहब की प्रधानमंत्री से मुलाकात ये है कि अगर शिंदे को हटना होता तो प्रधानमंत्री जी मिलते ही नहीं उनसे। प्रधानमंत्री से मुलाकात का मतलब ही एक शिंदे को अभयदान है। आप अभयदान से मैं तो कह रहा हूं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अभी धीर गंभीर किस्म के नेता माने जाते हैं। उन्होंने जब अचानक आकर के बात की तो शायद उससे ज्यादा उसमें झांसे में बहुत लोग और आ गए। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने किस आधार पर कही, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनका जो आधार था उसको स्पीकर ने वैसे ही जो है उसको पंक्चर कर दिया, उनकी पूरी थ्योरी को। और मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, पोजीशन ये मान लीजिए कि स्पीकर इन लोगों को 15 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या 40 के 40 को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये सब कोर्ट जाएंगे।
स्टे मिल जाएगा जब तक फैसला नहीं आएगा। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि स्पीकर ने फैसला सुनाया और सब खत्म हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि शरद पवार उनको दिखाई दे रहे हैं कि जो है वो पूरी पार्टी खड़ी कर लेंगे। अरे 24 साल में तो खड़ी नहीं कर पाए, 71 सीट से आगे कभी बढ़ नहीं पाए जब आप अपने पीक पर थे तब, तो अब क्या कर लेंगे? तो इसलिए जो है इस तरह की बातें केवल कंफ्यूजन बना रहे, कांग्रेस के लोग टूटकर भागकर न जाएं कि ये हमारी सरकार बन सकती है, फिर से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी रिवाइव हो सकती है, ये उम्मीद बनी, उम्मीद दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी जो आप कह रहे हैं ना, असली खबर वहीं छिपी हुई है। सबकी उम्मीद किसी और से नहीं है, सब माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी तरह से इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए। बार बार ये कहा जाता है, और संजय राउत का बयान याद कीजिए, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि इस तारीख को ये 16 विधायक अयोग्य हो जाएंगे, फिर अगली तारीख देते हैं। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हैं और वो ये बात कह रहे हैं, और क्या आज तक के इतिहास में कभी है कि सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि नहीं नहीं ये विधायक अयोग्य हो गए? क्या संभव है क्या? और अगर वो होगा तो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बैठना पड़ेगा कि सदन के भीतर क्या स्थिति होगी, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो। वैसे तो कई बार हो रहा है, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इसमें भी हम कई बार देखते हैं, लेकिन अब सबकी उम्मीद अगर वहां से है तो ये भी अनुमान लगाई कि राजनीति वो कहां है। अजीत पवार के आने को ही उसका फॉल आउट बताया गया था कि भाई क्वालिफाई हो जाएंगे, इसलिए जरूरत है अजीत पवार की पावर इतनी है कि सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, तो जो पैसा लेकर क्वेश्चन पूछने वाले थे उनकी सदस्यता रद्द की, कोर्ट में मामला गया, नोटिस आया, स्पीकर को मना कर दिया। उन्होंने कहा आप कौन होते हो? नोटिस नहीं लिया सोमनाथ, ये हमारा डोमेन है, ये हम तय करेंगे कि सदन में क्या होगा, इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं है। उन्होंने नोटिस का जवाब देने से मना कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, नोटिस लिया ही नहीं उन्होंने। मुझे लगता है कि ये चर्चा आज के संदर्भ में बार बार होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मौके आ रहे हैं जब राजनीति करने वाले लोग कह रहे हैं कि अदालत का ये फैसला हो जाए तो हमारी राजनीति जरा बढ़िया चले, कोई ढंग के चले। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये अयोग्यता का मामला हम नहीं तय कर सकते, स्पीकर वो स्पीकर तय करेंगे। उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि स्पीकर के डोमेन में आता है। अभी जो बात लेकिन आप कह रहे हैं उसमें दूसरा मामला राहुल गांधी वाला है। ये उम्मीद जो है कि राहुल गांधी की सदस्यता को, उसके बाहर की चीज है ना, वो तो नहीं, मैं जनरली एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा ना कि बहुत से लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ की, कुछ विपक्ष की ओर से खासकर कि कुछ निर्णय आ जाए तो कुछ गाड़ी आगे बढ़े, उसमें राहुल गांधी का मामला नहीं, लेकिन राहुल गांधी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो तय करे, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोगों को अनुमान भी नहीं लगाना है, लेकिन वो कमाल के लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान ये बचना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राहुल गांधी को अगर बरी करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, बरी नहीं करेंगे तो लोकतंत्र गड़बड़ हो जाएगा। अरे कहां, कौन सी पत्रकारिता, कौन से विश्लेषण, कौन सी चीजें कर रहे हैं वो लोग? ये बड़ी कमाल की चीज है। मैं कहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश अपने सामने देखेंगे वो चीजें, जो सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आया होगा उस पर तय करेंगे, और उनको लगेगा तो बरी कर देंगे, नहीं लगेगा तो कहेंगे भाई ठीक है। लेकिन इसको लेकर अगर देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ता है तो उनकी बात सुनते हुए ये भी सोचिए कि वो कितना ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लोकतंत्र कंडीशंस अप्लाइड है ना, उनके हिसाब से तो भी हम सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रहे हैं जब तक राहुल गांधी जी की नहीं है सदस्यता। इसमें सौरभ, ये इस तरह की जो अतिवादी सोच है ना, वो दोनों तरफ है। हक में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र बच गया, हक में न फैसला आए तो लोकतंत्र खत्म हो गया। नहीं, ये दोनों सिचुएशंस में अंतर है। देखिए, ऐसा है कि फैसला आपके हक में ना आए, उसकी आलोचना आप करें, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हाँ। आपके पक्ष में आए, आप खुश हों, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये कंडीशनल कि ऐसा फैसला आएगा तभी लोकतंत्र बचेगा, समस्या यहां है। बाकी फैसला किसी के पक्ष में आएगा, किसी के खिलाफ आएगा। आलोचना तो फैसले की सुप्रीम कोर्ट की किसी भी उसका अधिकार है। आप मेरिट पे अपने हिसाब से, अपनी समझ के साथ आलोचना कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ये सहमत नहीं इस फैसले, कई बार अब्यूज का अधिकार किसी को नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को या संसद का अब्यूज करना, वो गलत है। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से फैसला नहीं आया तो मैं उसकी मेरिट पर अपनी समझ पे लेख लिख सकता हूँ। विनोद जी, इसमें बात यही है कि मेरी समझ ये कहती है कि अभी तक आप फैसला आपके हक में आया, आपको नहीं पसंद है, आप आलोचना कर सकते हैं, बात ठीक है। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू करते हैं तो एक वर्ग है जिसके मन में आप संशय डाल देते हैं कि हाँ, नोबडी इज अबव ऑफ रॉन्ग डूइंग, ये भी गलत कर सकता है। यही मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फैसला प्रायोजित हो सकता है, ये विचार लोगों के मन में डाला जा रहा है। ये दरअसल कंटेम्प्ट का मामला बनता है
कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जज की नीयत पर शक नहीं कर शक नहीं कर सकते। बिल्कुल। वही मैं जज की नीयत ये पर- जो लोग कहते हैं वो जज की नीयत पर शक कर रहे हैं कि उनकी नीयत खराब है, इस पक्ष में या उस पक्ष में वो फैसला करना चाहते आलोचना- थे, इसलिए फैसला किया। आलोचना और भर्त्सना या निंदा जी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब सोशल मीडिया देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मैं वो शब्द यहां बोल नहीं सकता हूं भाई, कि फैसला अगर उनको पसंद नहीं आया लोगों को तो वो उसके बारे में क्या बोलेंगे। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बहस करने जाएंगे तो फिर लंबी बहस हो नहीं, जाएगी। एक लाइन इसमें सिर्फ जी। देखिए, सोशल मीडिया पर जो भी बोल रहा है उसमें किस किस अतिरेक तक जाते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने एक कार्यक्रम में कहा, एक और जस्टिस है उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि इसकी वजह से दबाव बनता है, लेकिन उस पर सामान्य लोग बोल रहे हैं और कोई पत्रकार, हम लोग या कोई नेता बोल रहा है, उन दोनों की बात का फर्क होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को तो ये गलत है और ये कंटेम्प्ट के दायरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।